माध्यम से मैं आप लोगों से युवाओं से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर मैं चर्चा करता रहता हूँ। युवा तक कार्यक्रम सरकार तक मैसेज पहुँचाने का भी कार्य करता है। जो गांव ढाणी प्रदेश के कोने कोने में जो युवा है इंतजार करता है अपनी भर्तियों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने भविष्य के सपनों को लेकर, क्या अपडेट है, क्या होने वाला है, क्या हमने किया, उसको लेकर युवा तक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बहुत से लोग इसका इंतजार भी करते हैं। आज का युवा तक कार्यक्रम में एक तो आशा सी तभी उलझी हुई भर्तियों को लेकर कि जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो चाहे चिकित्सा विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे अन्य विभागों की वो भर्तियाँ हैं जिनका नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, किसी का परिणाम बाकी है, तो उसको लेकर युवाओं में चिंता की लकीरें जो ललाट पर मंडी हुई है, इंतजार कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा होने का। तो साथ ही युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आज उसको लेकर चर्चा करूँगा। साथ में ही जो चुनावों को लेकर कि चुनावों में जो मैंने ऐलान किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, चुनावों को लेकर भी मैं इस आज की युवा तक कार्यक्रम में चर्चा करूँगा। चुनाव में युवाओं का क्या रोल रहेगा, क्या हमें करना चाहिए। हालांकि युवा संवाद प्रोग्राम जारी है, लगातार युवाओं से मैं संवाद भी कर रहा हूँ और युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से भी संवाद करूँगा। कई महत्वपूर्ण और मुद्दे हैं, उनको लेकर मैं चर्चा करूँगा। साथियों, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे और अभी और साथी जुड़ जाएंगे, तो मैं चर्चा करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो तमाम युवा इंतजार कर रहे थे वो जुड़ जाएं एक बार, क्योंकि उन तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए। युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, चुनाव है, आपको पता है 25 नवंबर को चुनाव है और आपने देखा होगा कि अलग अलग समाज जयपुर में या अन्य जगह बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके राजनीतिक पार्टियों से प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। और इन चुनावों में सबसे ज़्यादा योगदान युवा बेरोजगारों को रहेगा। मैंने दावा किया है और बताया भी है कि 35 से 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। आवाज़ का धीरे आ रही की आवाज़ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ी मेरी आवाज़ तेज़ कर देता हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। काफ़ी दिन से स्टूडियो जो जिनके स्टूडियो में जा पा रहा था मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ उनके पास, तो मोबाइल से घर से ही मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो साथियों, ये जो प्रोग्राम है युवा तक कार्यक्रम, ये तो आप लोगों के लिए तो है, लेकिन जो चुनाव में, भाई फोन सीधा पकड़ना, चुनाव में जो महत्वपूर्ण योगदान युवा बेरोजगारों को होगा। 40 से 50 लाख युवा शिक्षित बेरोजगार है। मैं उन चुनावों के लेकर जो भर्तियों को लेकर मैं चर्चा तो करूंगा, लेकिन जब तक और युवा जुड़ जाए तब तक मैं चुनावों को लेकर चर्चा कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूं, आज मुख्य सचिव उषा शर्मा जी से मैं मुलाकात करके आऊँ, एजुकेशन सेक्रेटरी नवीन जैन साहब से मुलाकात करके आऊँ, निदेशक कानाराम जी से मुलाकात की, तो मैं आज भी आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। तो जो भी स्थिति होगी मैं इस लाइव में आपको अवगत कराऊंगा और क्या उसका परिणाम रहा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चुनाव को लेकर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, जिस तक आप लोगों तक मैसेज पहुंचे। साथियों, मुझे चिंता किस चीज की, हालांकि आपको पता है कि ऐलान मैंने कर दिया था आज नहीं एक साल पहले कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष 13 जनवरी 2024 को नया बनेगा। हो सकता है कुछ दिनों में भी बन जाए, लेकिन मैंने कहा था कि मेरा उद्देश्य यही कि इस बार चुनाव, बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार, इन मुद्दों पर हो। लेकिन अब हमारे सामने एक चुनौती ये भी है कि हम सबको मिलकर ये निर्णय करना होगा कि जो जिसको हम समर्थन दें, जो सत्ता में है, उनसे ये निर्णय करना होगा कि जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं वो तो प्राथमिकता के साथ पूरी करनी है ही, लेकिन जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, जिनके अभ्यर्थनाएं पहुंच चुके हैं उनकी विज्ञप्ति जारी हो, और जिनमें नियम संशोधन के जो कार्य जारी था, चाहे वो पंचायत जेल का हो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक भर्ती का हो, चाहे वो फर्जी वाड़ा खत्म करने के लिए स्पोर्ट्स, वो तमाम कई नियम थे जो नियम संशोधन नहीं हो पाए, वो नियम संशोधन आने के बाद जो सत्ता में आई पार्टी वो आने के साथ प्राथमिकता के साथ करे नियम संशोधन। उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही हम निर्णय ले रहे हैं। युवा संवाद प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों के सामने भी हम बात रखेंगे क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी, पेपर लीक को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने के लिए क्या प्लानिंग है, शिक्षा विभाग में रिक्त पद है, डीपीसी होगी, पदों की संख्या 38 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली थी, क्या उनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, रीट पात्रता परीक्षा है, कनिष्ठ अनुदेशक है, जो तमाम जो भर्तियां हैं,
जो मैंने एक बार जिक्र किया था, प्रोग्रामर हो, एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो, पशु परिचर हो, पर्यटन सहायक अधिकारी हो, आईएन जयन हो, राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो, तमाम फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक भर्ती हो, पीटीआई हो, लाइब्रेरियन हो, तमाम भर्तियों का जिक्र कर रहा हूं जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। क्या ऐसा नहीं हो कि वित्तीय स्वीकृति मिली हुई जैसे ही सरकार बनती है उनको कैंसिल कर रहे, नहीं। मेरी चिंता, हालांकि आपको पता है कि नया अध्यक्ष आ जाएगा, वो जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन जाने से पहले मेरी यह चिंता है कि मैं ऐसा कोई रास्ता या ऐसी मैं स्थिति मजबूत करूं क्योंकि आने वाले समय में आपका रास्ता खुला रहे, वो भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो सके। मैं आगे की सोच रहा हूं अभी। नई भर्तियों में 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि मेरी फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, मेरी सेकंड ग्रेड कब आएगी, थर्ड ग्रेड कब आएगी, रीट पात्रता कब होगी, एसआई कब होगी, एलडीसी कब होगी, स्टेनोग्राफर कब होगी, राजस्थान पुलिस कब होगी। नहीं, हर विभाग की नई भर्तियों की इंतजार कर रहे हैं। तो उन भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय करेंगे, बेहतर निर्णय करेंगे। इसके अलावा जिन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका था, उनकी भर्ती परीक्षा समय पर निर्धारित समय पर। इन चीजों के लिए लगातार हमने प्रयास किया और 11 साल 8 महीने मैंने संघर्ष किया और जितना मुझसे बेहतरीन हुआ मैंने किया है। और जो चुनाव लड़ने का जो निर्णय जो मैंने ऐलान किया है, साथियों, जब सबसे ज्यादा वोटर हमारे हैं, जब समर्थन हम देते हैं, बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, बड़ा रोल हमारा हो, तो क्या हमारा व्यक्ति, मैं नहीं, हमारे कई व्यक्ति चुनकर जाने चाहिए जो युवाओं से आवाज मजबूती से उठा सके। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी से चाहे सरकार कोई सी भी हो, बड़े बड़े आंदोलन अनशन करना पड़ता है, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहां जाना पड़ता है। हमारा एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला जो सीधे सीएम के सामने बात रख सके, प्रतिनिधि मंडल को मिलवा सके, सीधी आवाज उठे। आपको एकजुट होने का समय आ गया हो, क्योंकि आपने देखा होगा 11 साल 8 महीने सड़कों पर आंदोलन, 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी जॉब दिलाने के बाद, लाठियां खाने के बाद, अनशन करने के बाद, इस सिस्टम में जब मैं जन सुनवाई करता हूं, जब उनके आंसू देखता हूं, उनका चेहरा देखता हूं, चाहे हमारे जो आपने देखा होगा कि गुजरात तक जाना पड़ा, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक शिथिलता की मांग हो, चाहे जेईन की हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक की हो, चाहे अध्यापक भर्ती लेवल 2 में कम किए गए 45 पद हो। कई ऐसी मांगे हैं जिसके लिए हम सीएम तक पहुंच तो गए लेकिन दोबारा नहीं मिल पाई, उसका परिणाम नहीं मिल पाया। चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 13 हो, जितने कई मुद्दे देखे, हमारा सीधी सरकार तक बात पूछे, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये केवल आपके लिए, ये भी सोच रहा हूं केवल आपके लिए कि हाँ, आपकी आवाज बुलंद हो, मेरे युवाओं की आवाज बुलंद करने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया है। संवाद लगातार जारी है, कोशिश कर रहा हूं राजनीतिक दलों से, कुछ से मैं मिला हूं, कुछ से अब मैं मिलूंगा, उनकी सोच भी जानूंगा कि क्या इन भर्तियों को लेकर जो लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियों की स्वीकृतियां हैं, नियम संशोधन है, रिक्त पदों पर नई भर्तियां, जो लंबित भर्तियां, इनको लेकर उनका क्या विचार है, पेपर लीक को लेकर क्या विचार है, क्या आगे की उनकी क्या कार्य योजना है। तो बेहतरीन निर्णय हम सब मिलकर लेंगे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। सभी युवाओं से अपील करूंगा, जाति और धर्म से हटकर हमें वो फैसला करना है युवाओं के भविष्य के लिए कौन सक्षम है, कौन अच्छी आवाज उठा पाएगा, कौन आपको न्याय दिलाने में संकट के समय आपका साथ था। इन जाति और धर्म और इन सब से हटकर हमें योग्य व्यक्ति का चयन करना जो आपकी आवाज बुलंद कर सके। आप सभी से मेरी अपील और निवेदन है। हालांकि काफी लोग शुभचिंतक मुझे मैसेज और कॉल कर रहे थे, फोन कर रहे थे, आप कहां से चुनाव लड़ोगे, हम साथ आने के लिए तैयार हैं, कौन सी विधानसभा होगी, कौन सी पार्टी होगी, क्या होगा। तो साथियों, इस पर कुछ दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा, इसी महीने में निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन निर्णय आप जैसे कई साथियों से संवाद करके बेहतरीन निर्णय लेने की कोशिश करूंगा, आपके हित में होगा वो निर्णय मैं आप सबसे मिलकर लूंगा। लेकिन जो ऐलान किया केवल आपके दर्द को कम करने की, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए मैंने ऐलान किया है। सोचिए, जब मैं बिना पद सड़कों पर इतना लड़ रहा हूं, तो आप सोचिए कि मैं विधानसभा में जहां आप लोगों के नियमों की जो पॉलिसी बनती है, आप लोगों का भविष्य तय होता है, मैं वहां जाकर आपकी आवाज उठाऊंगा तो कितना बेहतरीन होगा। आंख से आंख डालकर आपके भविष्य के लिए सवाल करूंगा। तो कुल मिलाकर मैं बेहतरीन कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं
और अभी फाइनल निर्णय बाकी है। आप लोगों से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि लास्ट का निर्णय युवा बेरोजगार से मिलकर होगा, और कहां से कब कौन सी विधानसभा, कौन सी पार्टी, क्या, सब मिलकर आने वाले समय में आप लोगों से लगातार संवाद जारी, जो युवाओं से मुलाकात कर रहा हूं, तो उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। साथियों, कुछ तथ्य आपके सामने और रखता हूं। 7 जनवरी 2019 को इस सरकार में, कांग्रेस सरकार में पहली बार इस सरकार में सड़कों पर आया था, और 9 अक्टूबर 2023 को, यानी कि आचार संहिता के अंतिम दिन तक मैं सड़कों पर, यानी कर्मचारी चेन बोर्ड का घेराव कर रहा था। लगातार 5 साल युवाओं के लिए मैंने संघर्ष किया था। पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा होगा। हमारे ऐसे नेता जो अपने टिकट के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने वोटों के लिए संघर्ष करते, युवाओं के भविष्य के लिए कोई संघर्ष नहीं करता। लेकिन 5 साल इस सरकार में, और पिछली सरकार में मैंने फरवरी में आंदोलन किया था, दिसंबर में सरकार बनी, फरवरी में शुरू किया, इसमें तो जनवरी में शुरू कर दिया था, और फिर आचार संहिता अक्टूबर में लगी, जब तक मेरा संघर्ष जारी था। 11 साल 8 महीने मैंने मेरे परिवार सबसे दूर रखा, आप लोगों के लिए जितना सहयोग हुआ मैंने किया संघर्ष। हालांकि चुनाव का ऐलान करने के बाद मुझे विधानसभा क्षेत्र में या कहीं जाकर मुझे तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों की पीड़ा देखते हुए कि कई लोगों को कॉल और मैसेज आ रही थी कि हमारी भर्ती हो क्या होगा, मैंने उनकी पीड़ा दशा ये देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि एक बार फिर मैं प्रयास करता हूं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आज मैं सचिवालय गया हूं, तमाम अधिकारियों से मिला हूं, और कल कर्मचारी चेन बोर्ड अध्यक्ष से मिलने भी जा रहा हूं। मुलाकात में क्या हुआ वो तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा था, एक बार क्या भाई, कितने लोग लाइव देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, बताना। 1539 करीब लोग लाइव अभी देखते हैं, युवा देखते हैं, और ये लाखों लोगों तक ये आवाज पहुंचेगी। और उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव युवाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे की दिशा और दशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। लंबित भर्तियों को लेकर, प्रज्ञाधीन भर्तियों को लेकर, नियम संशोधन को लेकर, रिक्त पदों को लेकर, इन सब को लेकर हम सबको मिलकर उचित निर्णय होगा कि युवाओं के लिए कौन बेहतरीन होगा, ये निर्णय हम सब मिलकर करेंगे। तो साथियों, चुनाव को लेकर मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है, कौन सी विधानसभा क्षेत्र कौन जगह होगी, मैं आप लोगों से जल्द ही अगले जब भी आऊंगा लाइव या फिर ट्वीट या फेसबुक पर मैं पोस्ट डालकर आप लोगों को अवगत कराऊंगा। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने ऐलान किया, राजनीतिक पार्टियों के वो नेता, उन्होंने ट्रोल अपनी सेना को छोड़ दिया कि जब उपेंद्र यादव आ गया तो हमारा क्या हाल होगा। जब मैं पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूं, तो उन चुनौतियों का सामना भी करना था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन झूठे नेताओं की दुकान बंद होने वाली है। जब युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों युवा जो सपने देखते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए सपने देखते हैं, उन लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए एक मैं प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को सहयोग से प्रयास सफल होगा। साथियों, अब एक चीज और कह रहा था, चलो चुनाव को लेकर तो फिर एक बार स्पेशल प्रोग्राम चुनाव को लेकर ही रखा जाएगा, जब मैं ऐलान करूंगा, जब अलग ऐलान होगा, रोचक होगा। वैसे आपको बता दूं, संभावना पूरी है, संभावना नहीं, चुनाव लड़ूंगा, कौन से कैसे लड़ूंगा, कौन सी विधानसभा होगी, ये क्या होगा, वो आने वाले समय में आप लोगों को बता दूंगा। और यदि चुनाव नहीं लड़ा तो बेरोजगार महासंघ और सब छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिलहाल आने वाले समय में घोषणा अच्छी होगी, युवाओं के हित में होगी, आप सबसे पूछ करके ऐलान मैं करूंगा। तो साथियों, आप सबने मुझे इतना प्यार, मान सम्मान हमेशा दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज अब मैं चर्चा करता हूँ भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हो। सभी युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा, पिछले 3-4 दिन से मैं ट्वीट नहीं कर रहा भर्तियों को लेकर, क्योंकि मेरी तबियत भी खराब थी और मैं बाहर भी था, राजस्थान से बाहर भी था। तो आपने देखा होगा कॉपी पेस्ट सारी चीजें बंद, क्योंकि मेरे लाइव से, मेरे ट्वीट से वो कुछ खोजबीन करके तोड़ मरोड़ कर वो ट्वीट करते, सब बंद है, कोई नहीं आ रहा ना साथ में। जैसे मैं कुछ मामला उठाता हूँ, उन भर्तियों का ट्विटर ट्रेंड भी शुरू करवा देते थे, सब गायब था, क्योंकि उनको कॉपी पेस्ट करने के लिए मसाला नहीं मिल रहा। इसके अलावा साथियों, आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, जब 8 जुलाई को हरिप्रसाद सरबाजी ने इस्तीफा दे दिया था, आप सोचिए कि उस समय मैं अनशन नहीं करता, मैं प्रयास नहीं करता, धरना प्रदर्शन नहीं करता,
यदि 10-15 दिन नई अध्यक्ष नियुक्ति में देर हो जाती तो क्या अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल पाती? क्या कुछ भर्तियों का परिणाम जारी हो पाता, चाहे बीसीए 610 हो, चाहे फायरमैन हो? क्या इनका परिणाम जारी हो पाता? सारी भर्तियां अटक जाती। लेकिन उस समय मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम मिला। 17 अगस्त को देर रात अध्यक्ष की घोषणा सरकार को करनी पड़ी और इसका परिणाम आप सबके सामने। इस चीज को आप विचार करिए, सोचिए कि उस समय मैं एक्शन नहीं लेता तो आज जो स्कूलों में है, क्या वो स्कूलों में होते या चुनाव आयोग के यहाँ चक्कर काटते? अब समझ में आ रहे कि उस समय उठाया गया कदम आपके भविष्य के लिए शानदार था, उचित था, अच्छा था, जिस वजह से आप लोगों को मिले। अब मैं चर्चा कर लेता हूं। साथियों, आज मुख्य सचिव महोदया उषा शर्मा जी से मुलाकात की, नवीन जैन साहब से मुलाकात की और कानाम जी से मुलाकात की। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी नवीन जैन साहब का, जो बेहतरीन कार्य शिक्षा में कर रहे हैं, और निदेशक जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां थी। फर्स्ट ग्रेड भी थी, सेकंड ग्रेड भी थी, पीटीआई भी थी, लेकिन सारी भर्तियों के साथ साथ आपने देखा कि तेज गति से काम वो कर रहा है। आज जैन साहब से मिले, कानाम जी से मिले, तो साथियों एक चीज तो यह है, उन्होंने कहा कि जो बाहरी राज्यों में जो डिग्रियों के लिए जांच के लिए टीम गई है, वो तो जांच लेके आ ही रही है, रिपोर्ट लेके आ ही रही है। लेकिन अब बाहरी राज्यों में एक अच्छी न्यूज है, बाहरी राज्यों में हम लोग अब जांच के लिए दल नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम दल तो भेजते हैं, वह फीस जमा कराने के बाद वो हमें मेल से भेज रहे हैं। तो हम लोग यहीं से, हमारी टीम यहीं से कार्य करेगी, वो उनको जमा करवाने के, फीस जमा कराने के बाद वो उनसे मेल मंगवाएंगे। तो जिनकी आ चुकी है, जिनकी आनी है, वो जल्द से जल्द जो बाहरी राज्यों की डिग्री है उनकी जांच करवाने का काम करेंगे, उन्होंने ये कहा। अब जो आप सबका सवाल था कि आपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, स्क्रीनिंग की जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, उसमें शिक्षा विभाग की भर्तियों का जिक्र नहीं था। उसमें गृह विभाग था, चिकित्सा विभाग था, आपकी भर्तियों का जिक्र नहीं था। तो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी भी परेशान हो गए, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी परेशान हो गए, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 के अभ्यर्थी परेशान हो गए, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है, तो सारे लोग परेशान हो रहे थे। बीसीए 610 वाले भी परेशान हो गए, 533 वाले। तो साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी में तो फाइल थी, कुछ ऑब्जेक्शन लगा था, उसको ऑब्जेक्शन आज दूर करके भेज दिया और वो अब मुख्य सचिव महोदया के पास फाइल जा रही है। जल्द मुख्य सचिव महोदया मीटिंग करेगी। एक चीज़ और आपको बता दूं, मुख्य सचिव महोदया की जो कमेटी जो बनी हुई है चुनाव आचार संहिता में किन किन मामलों में अनुमति के लेकर, तो आपको मैं बता दूं, ये चुनाव आयोग ने ही कमेटी का गठन किया था। और सचिव नवीन जैन साहब और निदेशक जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी वो भिजवा रहे डीएडी के माध्यम से मुख्य सचिव साहब के पास चले जाएगा, उसके बाद वो मीटिंग बुलाएंगे। तो उनको लगा आपके लिए भी लेटर आएगा अलग से। अभी आपका मामला शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उससे पहले फाइल एक स्टेप और नीचे जाती है, अब वहाँ आएगी। ऐसे में अब निर्णय ये होना है कि इन सारे मुद्दों आपने देख लिया होगा कि किस व्यक्ति का कौन सा स्टेज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेवल 1, लेवल 2, जो सारी स्थिति है ना, वो सारा आपने देखा होगा। पीडीएफ वायरल होगी, मैंने यूट्यूब पे किया था, फेसबुक डाला था, उस हिसाब से उन्होंने परमिशन मांगी है। अब मुख्य सचिव महोदय अपने स्तर पर परमिशन देनी है, अपने स्तर पर, उसकी परमिशन की तो अपने स्तर पर दे देंगे। और उनको लगता है कि अपने स्तर पर नहीं दे सकते, इनको हम चुनाव आयोग से परमिशन लेनी चाहिए, वो चुनाव आयोग को भेजेंगे। तो जल्द ही मीटिंग होगी। आज मैं मिल के आया हूँ और निवेदन करके आऊँ, जल्दी मीटिंग होकर जो लोग वंचित रह गए हैं ज्वाइनिंग से, चाहे वो लेवल 2 का हो, अध्यापक भर्ती का हो, लेवल 1 का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे गणित विषय का सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक का हो, जिनका जिला उनका ना नियुक्ति होनी है, तो इन सबके लिए आपने देख लिया होगा, तमाम भर्तियों का उसमें जिक्र है। और जल्दी मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। क्या हो गया भाई? कोई नहीं।
मीटिंग होगी और जो भी स्थिति होगी, यदि कुछ मामलों में तो हो सकती है मुख्य सचिव स्तर पर ही अनुमति मिल जाए, और यदि वो नहीं दे पाती तो चुनाव आयोग से परमिशन के लिए फाइल पुटअप की जाएगी, वहाँ से परमिशन के लिए आगे कार्रवाई होगी, और वहाँ जो भी स्थिति होगी मैं मुलाकात करके वो भी आप लोगों को परमिशन दिलवाने की कोशिश करूँगा, प्रयास में पूरा करूँ। ये शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर। चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर मीटिंग हो चुकी है। अब जो ये कह रहे हैं कि मेरी आज निदेशक से बात हुई थी, सुरेश कुमार नवल जी से मेरी बात हुई थी फोन पे अभी शाम को, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर हम फाइल भेज रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे थे कि जो समय बचा है, और भी अन्य अधिकारियों से बात हुई थी, जो समय बचा है, चाहे वो डिग्रियों की जांच हो, स्पोर्ट्स की जांच हो, चाहे जो होल्ड पे रखे जिन लोगों से परिवेदनाएं ली है, जिनका काम बाकी है, वो आचार संहिता से जो एक महीना बचा है ना, महीना सवा महीना बचा है, उसमें वो तमाम काम करने की कोशिश करें। परमिशन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कम से कम ये इस सारे काम का जो बाहर से जांच करवानी हो, वो सारा काम इस दौरान वो कर लेंगे, जिससे जैसे आचार संहिता की तत्काल सभी की ज्वाइनिंग आदेश हो सके, कि उन्होंने कहा है ऐसा काम अब विभाग करने जा रहा है। उस समय जब मुख्यमंत्री ओएसडी ने फोन किया था तो यह हो गया था कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपके कुछ साथियों ने ऑब्जेक्शन ये किया था कि वास्तव उनके साथ गलत हुआ तो उनका नाम नहीं था, तो उस वजह से जब आपके साथी धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी समस्या बताई, इस वजह से कैलेंडर को रोक दिया गया, अन्यथा सोमवार को कैलेंडर जारी हो रहा है। लेकिन जो स्थिति है मीटिंग में जो निकल के आया, मैंने आप लोगों को बताया कि वो इन जो लंबित प्रकरण है इनको सुलझाने का काम करेंगे इस 3 दिनों में, और जिनका प्रक्रिया प्रोसेस, जो भर्ती का प्रक्रिया है प्रोसेस, वो चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा, लेकिन जो ज्वाइनिंग वाला है और फाइनल परिणाम वाला, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पहले जो और पेंडिंग मामले उनको निपटाने की बात कल की मीटिंग में निकल कर है। एक चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा था, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियां हैं, कल हालांकि मैं 11 बजे चेयरमैन साहब से एक बार मिलने जा रहा हूँ। साथियों अभी देखना, मेरे इस लाइव के बाद लोग ट्वीट करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का एक सर्कुलर है, जो गाइडलाइन है, उसमें स्पष्ट दे रखा है कि आरपीएससी, लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग परिणाम निकाल सकता है, यानी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट गाइडलाइन में है। वो उसकी कॉपी मैं लेकर कल कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष और सचिव साहब से मुलाकात करके वो कॉपी सौंपूंगा, जिससे चाहे वन रक्षक भर्ती का परिणाम हो, चाहे जो 15 गुना की जो मांग कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का, क्योंकि वास्तव में बहुत दुखी और परेशान है, उनका परिणाम तत्काल, सबसे पहले तत्काल जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का परिणाम जारी होना चाहिए, जिससे वो लोग तैयारी कर सके। बहुत ज़्यादा परेशान है साथियों। मैं हर बार बात रखता हूँ, आप लोगों को कभी भी आप चेयरमैन से कभी मिलो तो आप पूछ लें, हर बार बात रखता हूँ। इस बार मैं नहीं गया, मेरे कुछ साथी गए थे जो रेडियोग्राफर भर्ती 2020 के, तो मिल के आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से परमिशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि लिस्ट तैयार है रेडियोग्राफर की भी, 4 भर्तियों का परिणाम लगभग तैयार बता रहे थे, जिसमें आपका जूनियर अकाउंटेंट का भी था। लेकिन चुनाव आयोग का ये जो पेज सामने आया, इसकी वजह से अभी तक न तो जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना परिणाम जारी हो पाया, नहीं रेडियोग्राफर 2020 की सूची जारी हो पाई। लेकिन जहाँ तक मैंने अधिकारियों से बात किया, तो मैंने भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन देखी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उस गाइडलाइन का कल मैं आदेश लेकर कल मैं अधिकारियों से मिल रहा हूँ, जिससे जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का परिणाम जारी हो जाए, रेडियोग्राफर 2020 का परिणाम जारी हो जाए। इसके अलावा चाहे फाइलमैन और वनपाल का प्रोविजनल परिणाम हो, और चाहे अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 का प्रोविजनल परिणाम हो, रिक्त पदों पर तमाम रिक्त पदों पर सूची निकालने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स के जो अभ्यर्थियों का परिणाम निकालने की बात हो, वो परिणाम जारी हो, वन रक्षक का परिणाम जारी हो, तो इन सबको लेकर कल मिलूंगा और वो गाइडलाइन भी दूंगा, जिससे ये परिणाम जल्द से जल्द जारी हो सके। तो कल चेयरमैन साहब से मिल रहा हूँ। लेकिन अच्छी राहत वाली बात है, चुनाव आयोग का जो पेज जो फंसा था उसकी आवश्यकता नहीं है, वो गाइडलाइन के जो नियम है, दिशा निर्देश है, वो मेरे पास है, और कल मैं उनको सौंप दूंगा, जिससे आप लोगों के परिणाम जारी हो सके, उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी परमिशन लेने की चुनाव आयोग की। अच्छी खबर आपकी है, देखना थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ट्वीट कर देगा कि चुनाव आयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोस्ट फेस्ट की आदत है। ये लाइव में आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वो PDF भी है, जिसको कल मैं सौंप रहा हूँ, जिससे ये आपके परिणाम जल्द जारी हो सके। भारत निर्वाचन आयोग क्या है वो, अब सवाल आए थे EO RO,
ईओ आर का परिणाम स्केलिंग की वजह से आज मेरी आरपीएससी के अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा 10 से 15 दिन इस परिणाम में अभी और लगेंगे ईआरओ का। वहीं फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का परिणाम बाकी है, सेकंड ग्रेड का परिणाम बाकी है, पीटीआई सेकंड ग्रेड का परिणाम बाकी है। इनके लिए भी मैंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई का परिणाम जारी किया जाए, और संस्कृत शिक्षा वाक का सेकंड ग्रेड का परिणाम बाकी है। इसके लिए मैंने आरपीएससी के अधिकारियों से आज निवेदन किया है कि जल्द से जल्द जारी किया जाए। पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता ही है भर्ती कैसे, जब मैं प्रयास किया, आपने देखा मेरा ट्वीट, मैंने कहा 2 दिन में हो जाएगा रूल, तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, हटेगी आचार संहिता, तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई नहीं बोलेगा आपके लिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करनी थी जब मैं संघर्ष कर रहा था, जब मैं आवाज़ उठाता हूँ सब कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो वेटिंग के लिए भी अब जैसे कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ वीडियो वेटिंग में न्यायालय का मामला है, लेकिन इसके लिए कोई रास्ता निकालने का मैं प्रयास कर रहा है। कुछ चीज़ें बताने के मैं नहीं समझता कि जो भी है न्यायालय का मामला है, और न्यायालय में सुनवाई भी बता रहे हैं 19 तारीख को। इसके अलावा साथियों, 5N1 पाल का प्रोविजन की मैं बोल चुका हूँ, जूनियर अकाउंटिंग बोल चुका हूँ, विषय 533 का मैं बोल चुका हूँ, बाहरी राज्यों की डिग्रियों के संबंध में बोल चुका हूँ, पीटीआई थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की नियुक्ति के बारे में बोल चुका हूँ। राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए कल अधिकारी से बात करके कल ट्वीट करूँगा। राजस्थान पुलिस फिजिकल मेरे हिसाब से होने चाहिए, किस प्रकार की रोक नहीं आनी चाहिए, लेकिन कन्फर्म कल मैं ट्वीट करके अधिकारी से बात करके कल आप लोगों को मैं अवगत करवा दूंगा। इसके अलावा क्योंकि एक बार और देख लेता हूँ मैं, कोई विशेष मुद्दा है, आ रहा है क्या कोई बता? मैं एक बार वन का बोल चुका इसको। तो एक तो शिक्षा वाक्य जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो अभ्यर्थी उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी अंतिम चरण में नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, कोई ज्वाइन नहीं कर पाया, किसी का जिला आवंटन नहीं हो पाया, उसके लिए परमिशन की प्रक्रिया जारी है। और धन्यवाद देना चाहूँगा, वास्तव में आपसे ज़्यादा चिंतित मुझे सेक्रेटरी नवीन जैन साहब और कानाराम जी लगे। उन्होंने कहा कि देखिए आज ही हमें जेडी से ऑब्जेक्शन आया था, उस ऑब्जेक्शन को दूर करके हमने आज ही फाइल वापस लौटा दी, और मुख्य सचिव महोदय जी के पास फाइल जा रही है और जल्द मीटिंग हो जाएगी। तो उस मीटिंग में जो मुख्य सचिव के स्तर पर होगी वो अनुमति मिल जाएगी, और जो चुनाव आयोग के स्तर पर लेनी है तो वहाँ फाइल खत्म की जाएगी, और वहाँ भी मैं भाग दौड़ करके जल्द से जल्द आपको परमिशन दिलवाने की मैं कोशिश करूँगा। तमाम जो अभ्यर्थी बाहरी राज्य की जो डिग्री नहीं हुई है, कईयों के आ चुके, कईयों के नहीं हुए, उसका भी जल्द प्रयास करूँगा, जल्द उनकी डिग्रियों की जाँच हो। वही पीटीआई भर्ती में कुछ लोग रह गए, तो उनकी ज्वाइनिंग के लिए भी और सूची के लिए भी मैं प्रयास करूँगा, जल्द एक और सूची हो जा रही है उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और इसके अलावा चिकित्सा विभाग वालों के लिए मैं प्रयास करूँगा। और आने वाली सरकार में जो सरकार किसकी बनेगी वो तो आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन नियम संशोधन वाला, नई भर्तियों वाला, वित्तीय स्वीकृति, उनकी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो, परीक्षा समय पर, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रकार हम एक मजबूत रणनीति बनाएं, वो रणनीति कामयाब हो और आप लोगों को राहत मिले, यह भी मैं प्रयास करूँगा। तो साथियों, युवा तक कार्यक्रम था, आप लोगों से फिर जब भी कोई विशेष होगा तो युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मैं रूबरू और चर्चा करूंगा। लेकिन ये युवा तक कार्यक्रम आप सब तक भेजिए, और यदि मैं चुनाव, हालांकि पूरी संभावना है चुनाव आपके भविष्य की, आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए लड़ूंगा, उस समय आप लोग जरूर पधारें और साथ दें, क्योंकि ये चुनाव भूपेन्द्र यादव नहीं, राजस्थान का हर युवा जो तैयारी कर रहा है, जो सपना देकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, वो उसका खुद का चुनाव होगा, उसके खुद का भविष्य का चुनाव होगा, क्योंकि वो अपना जनप्रतिनिधि चुनकर अपने भविष्य के लिए भेजेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। तो साथियों, युवा तक कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।